जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यमुना नदी उपतंत्र की। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो यमुना नदी तंत्र है उस यमुना नदी तंत्र के बारे में क्या करेंगे, उसकी सहायक नदियों को सारी को समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो उत्तराखंड नदी तंत्र में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले क्वेश्चन जो बनता है कि उत्तराखंड में या राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में क्या है कि जो जल दिवस मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। दोस्तों, पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सीधे सीधे निम्न में से कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आती है। तो याद रखना जो मुख्य नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, न्यार नदियों को क्या कर रखा गया है, सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। ये ऊपर चमोली से देख लेना, इन नदियों को सीधे जो प्रयाग हैं, ठीक है, ये सारे प्रयाग, पांचों प्रयागों को शामिल किया गया है और एक न्यार को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब चलते हैं जो क्या है यमुना नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र की तरफ। तो दोस्तों जो यमुना नदी है वो बंदरपूंछ के कहाँ से निकलती है तो बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है तो जो ये नदी है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में मिलता है। किस में मिलता है, रामायण और महाभारत में क्या मिलता है, यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी का प्राचीन नाम अगर पूछे तो कालिंदी और यमुनदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, कालिंदी और यमुनदी के नाम से जाना जाता है आपकी यमुना नदी को। यमुना नदी के उद्गम स्थल की खोज आशित मुनि द्वारा की गई थी, जिस कारण इस जो यमुना नदी है इसको आशिता के नाम से भी या आशित नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो यमुना नदी के उद्गम स्थल की खोज थी वो किसने की थी, ऋषि आशित के द्वारा की गई थी। दोस्तों, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के एकमात्र जनपद सिरमौर को स्पर्श करती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जनपद को स्पर्श करती है। तो याद रखना सिरमौर जनपद को स्पर्श करती है। किसको, सिरमौर जनपद को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यमुना की सहायक नदियों को याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन वो सहायक नदियों से पूछता ही आ रहा है कि निम्न में से कौन सी यमुना की या अलकनंदा की, भागीरथी की सहायक नदी है। तो याद रखना आपने शॉर्ट ट्रिक, एक बार थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी लेकिन हमेशा के लिए याद होगा। ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की। ठीक है, तो दोस्तों ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की में क्या है कि ऋषि से हो गया ऋषि गंगा, ठीक है, हनुमान से हनुमान गंगा या हनुमान घाट, के से दोस्तों याद रखना 3 नदियां यहाँ पे रखी गई हैं। एक रखी गई है यहाँ पे कमल घाट, ठीक है, कौन कौन सी, कमल घाट, कृष्ण घाट और कुंता घाट, और तीसरी कौन सी है, कुंता घाट है। तो ये कृष्ण घाट, कुंता घाट और कमल घाट, ये 3 क्या हैं, के से। तो ऋषि घाट, हनुमान घाट, के से 3 नदियां हो गई, कृष्ण, कमल और कुंता। भद्री घाट आलम से आलम घाट, ठीक है, खौ से याद रखना खुतनू घाट और बौ से बरनी घाट। गंगोली गंगोली घाट, शीतल से शीतल घाट, नगाड़ से नगाड़ घाट और उजियार से उजियार घाट। तो ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की। तो आपको टोटल 15 नदियां पता चल जाएंगी कि ये क्या हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। अगर ट्रिक बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। दोस्तों अगली जो पहला जो अगर पूछा जाए कि यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो वो कौन सी है, ऋषि गंगा क्या है, यमुना की प्रथम सहायक नदी है। और अगर पूछे ऋषि गंगा निकलती कहाँ से है तो बंदरपूंछ पर्वत के क्या निकलती है, पश्चिमी ढाल से क्या निकलती है, ये ऋषि गंगा निकलती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्रथम सहायक नदी ऋषि गंगा है और कहाँ से निकलती है तो बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और यमुना और ऋषि गंगा का जो मिलन होता है वो जानकी चट्टी में होता है। ठीक है,
प्रथम सहायक नदी ऋषिगंगा बंदरपूंछ से निकलती है और जानकी चट्टी में मिलती है। दोस्तों जो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो हनुमान गंगा है। कहाँ पे? हनुमान गंगा है। ये भी कहाँ से निकलती है? आपकी बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है और हनुमान चट्टी में इसका भी क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, प्रथम नदी बोला मैंने, प्रथम सहायक नदी ऋषिगंगा बंदरपूंछ से निकलती है और जानकी चट्टी में मिलती है। दूसरी गंगा हनुमान गंगा बंदरपूंछ से निकलती है और हनुमान चट्टी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी सहायक नदी है एक है कमल घाट। कौन सी है? कमल घाट। दोस्तों जो कमल घाट व यमुना का जो मिलन है वो नौगांव में होता है। पूछा जा सकता है कि कमल और नदी और किसका? यमुना का मिलन कहाँ पे होता है? तो नौगांव में होता है। और यमुना व कमल घाट के मध्य की जो घाटी है वही घाटी क्या कहलाती है? कमल घाटी कहलाती है। कमल घाट और यमुना के मिलन नौगांव में होता है और इन दोनों के मध्य की जो घाटी है वो कमल घाटी कहलाती है। दोस्तों जो कमल घाटी है ये चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण कमल घाटी को क्या कहा जाता है? या लाल चावल भी बोल सकते हो, चावल उत्पादन या लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जिस कारण जो ये कमल घाटी है इसे उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी बंगाल। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का मिनी बंगाल क्यों कहा जाता है, तो चावल उत्पादन के लिए कहा जाता है। या फिर इस क्षेत्र का जो खान पान है वो चावल और मछली इस घाटी का क्या है? प्रिय भोजन है, जिस कारण इसे भी क्या कहा जाए? उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। और चावल उत्पादन के कारण, क्योंकि भारत का सर्वाधिक जो चावल उत्पादन करता है वो कौन कौन करता है? पश्चिमी बंगाल करता है, इसलिए इसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? मिनी बंगाल कहा जाता है। दोस्तों सिराई घाटी की जीवन रेखा, अगर पूछा जाए कभी कि सिराई घाटी की जीवन रेखा कौन है, तो कमल घाट को या कमल नदी को क्या कहते हैं? सिराई घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। एक इसकी सहायक नदी मैंने कहा था भद्री घाट। दोस्तों जो भद्री घाट है वो नाग टिब्बा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग टिब्बा से निकलती है। अगलाड़ नदी, दोस्तों अगलाड़ नदी भी कहाँ से निकलती है? आपकी नाग टिब्बा से निकलती है। और जो आपने इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है प्रसिद्ध सांस्कृतिक मौन मेला। दोस्तों जो मौन मेला होता है उसका आयोजन किया जाता है कि किस पे? अगलाड़ नदी पर किया जाता है। ये भी दो प्रकार के हैं, जात्रिया मौन और मच्छ मौन, इनको मेलों में पढ़ाया जाएगा। जो अगली फैक्ट यहाँ से अगला फैक्ट निकलता है वो राज्य का सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र कौन सा है, तो यमुना नदी अपवाह तंत्र है। जबकि अगर पूछे कि राज्य की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो फिर आंसर निकल के आएगा टोंस नदी। सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र यमुना नदी अपवाह तंत्र, लेकिन सबसे पश्चिमी जो नदी होगी वो टोंस नदी होगी। दोस्तों यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो भी कौन है? टोंस नदी। प्रथम सहायक नदी मैंने क्या कहा था? ऋषिगंगा। जबकि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? टोंस नदी है। ठीक है दोस्तों, राज्य में यमुना नदी की जो लंबाई है यमुनोत्री से डालीपुर तक 136 किलोमीटर है। अगर यमुना नदी की लंबाई पूछिए तो 136 किलोमीटर है। जबकि यमुनोत्री से यमुना की जो लंबाई है यमुनोत्री से इलाहाबाद तक पूछे तो 1384 किलोमीटर है, 1384 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी अगर पूछे कि राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है, तो डालीपुर नामक स्थान से जाती है। और दोस्तों महत्वपूर्ण यहीं पे समझ लो कि इस यमुना नदी पे जो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं डालीपुर जल विद्युत परियोजना, जो दोस्तों याद रखना 51 मेगावाट की परियोजना है। दूसरी है डकरानी जल विद्युत परियोजना 33 मेगावाट की है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो 300 मेगावाट की है। खोदरी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की परियोजना है। और ब्यासी जल विद्युत परियोजना ये वो 300 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, याद रखना यमुना नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना डालीपुर, डकरानी, लखवाड़, खोदरी और ब्यास जो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं। दोस्तों यहीं पे यमुना और हिरण्यबाहु नदी के संगम पर खरसाली उत्तरकाशी स्थित है, या खरसाली उत्तरकाशी के समीप क्या होती है? यमुना और हिरण्यबाहु नदी का मिलन होता है। दोस्तों ये सारे नोट्स अलग अलग बुकों से लिए गए हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, अगर कुछ और होगा, क्योंकि अलग अलग बुकों से कलेक्ट किया गया है। तो यमुना और हिरण्यबाहु की नदी के संगम पे क्या है? खरसाली उत्तरकाशी के नज़दीक ये मिलती हैं। और यमुना और रिखवाड़ नदी का जो संगम होता है वो लाखा मंडल देहरादून में स्थित होता है, जो महत्वपूर्ण राजकुमारी ईश्वरा के लेक के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण। तो ये यहाँ पे यमुना नदी से संबंधित सभी फैक्ट कवर किए गए। अब इसकी जो मैंने कहा था सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
टोंस नदी है। तो दोस्तों जो टोंस नदी है वो रूपीन और शूपिन दो जलधाराओं में निकलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूपीन और शूपिन दो जलधाराओं में कौन सी नदी निकलती है, तो टोंस नदी निकलती है। इसमें से दोस्तों जो रूपीन शाखा है वो हिमाचल के डोडरा क्वाड से निकलती है। मैंने कहा दो शाखाओं में निकलती है, रूपीन और शूपिन। इनमें से जो रूपीन शाखा है वो कहाँ से निकलती है, हिमाचल के डोडरा क्वाड से निकलती है, ठीक है। और जबकि जो शूपिन है वो बंदरपूंछ के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, शूपिन शाखा में निकलती है। और दोस्तों जो टोंस नदी है, जो मैंने कहा रूपीन और शूपिन दो जलधाराओं में निकलती है, इस रूपीन और शूपिन का जो मिलन होता है वो नेटवाण क्षेत्र में होता है। कहाँ से होता है, नेटवाण क्षेत्र में होता है। और इसी नेटवाण में क्या है, नेटवाण जल विद्युत परियोजना है जो टोंस नदी पर है, या किसी बुक में आपको शूपिन नदी पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी, तो कौन सी है, टोंस नदी घाटी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है, तो अलकनंदा नदी घाटी है। अगर कभी डीप जाने की कोशिश करेगा तो याद रखना टोंस नदी घाटी का जो सर्वाधिक वनाच्छादित है, जबकि अलकनंदा नदी घाटी सबसे कम वनाच्छादित है। इसका मुख्य रीजन है कि जो टोंस नदी का बहाव है वो कम है, जबकि अलकनंदा नदी का बहाव क्या है, तीव्र है। जिस कारण क्या है कि जो अलकनंदा नदी घाटी है उसमें क्या है, कम वृक्षादित या कम वनाच्छादित घाटी है। किसकी, अलकनंदा नदी घाटी की। दोस्तों राज्य में टोंस नदी की जो लंबाई है 148 किलोमीटर है, जबकि मैंने अभी तो आपको बताया था यमुना की कितनी है, 136 किलोमीटर है, और इलाहाबाद तक 1384 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, यमुना और टोंस नदी बनाती है, ठीक है। टोंस और यमुना का मिलन, मुख्य क्वेश्चन कालसी डाक पत्थर में स्थित होता है, ठीक है दोस्तों, जहाँ से क्या हुआ, अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ। और जो मुख्य टोंस नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पूछा जाता है कि ये परियोजना किस पे है, उस पे याद रखना लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। क्या टोंस नदी पर क्या है, एक तो है कि छिब्रो जल विद्युत परियोजना, दूसरा है लखवाड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लखवाड़ जल विद्युत जो परियोजना है वो इस पे है, यमुना नदी पे। इस पे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं टोंस नदी पे, एक छिब्रो जल विद्युत परियोजना है जो 240 मेगावाट की परियोजना है, किसाऊ जल विद्युत परियोजना है जो 600 मेगावाट की परियोजना है, और एक इचारी बांध परियोजना है, और एक कौन सा है, इचारी बांध परियोजना है। यहाँ पर याद रखना ये लखवाड़ नहीं है, क्योंकि जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है वो यमुना नदी पर स्थित है। तो टोंस नदी से सारे फैक्ट यहाँ पे देख लो, उसके संबंधित चाहे जल विद्युत परियोजना है इसी वीडियो में कवर होते जाएंगे। अब इसकी एक सहायक नदी है पावर नदी, ठीक है, टोंस की सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाए पावर किसकी सहायक नदी है, तो टोंस की नदी, और इसका मिलन कहाँ पे होता है, तो त्यूनी में होता है। तो देखो अब इसकी अंतिम सहायक जो नदी है आसन नदी है। प्रथम मैंने कहा था ऋषिगंगा है, ठीक है, और अंतिम कौन है, आसन नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी, टोंस थी। तो दोस्तों जो आसन नदी है मसूरी के ओगलवाला से या आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है, ठीक है। आसन नदी और यमुना का मिलन अगर पूछे कहाँ पे होता है, तो रामपुर में क्या होता है, आसन नदी और यमुना का मिलन होता है। यमुना में मिलने वाली राज्य की अगर अंतिम नदी पूछे तो फिर क्या है, यही आसन नदी क्या है, यमुना में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी है। और दोस्तों जो आसन बैराज का निर्माण था वो 1967 में किया गया, जबकि जो आसन बैराज को, यही आसन बैराज जो 1967 में निर्माण किया गया था, जिसका इसी को 2005 में आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। जो 1967 में आसन बैराज बना था इसी को क्या किया गया, आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। उत्तराखंड में कितने हैं, 4 वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र स्थित हैं। आसन हो गए, झिलमिल हो गए, पावलगढ़ हो गए और नैना देवी हो गए, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको 2005 में आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया, और जो ये आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है उत्तराखंड का एकमात्र रामसर सम्मेलन में स्थित शामिल किया गया है, वो यही आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। और इसको कब शामिल किया गया, तो 2020 में क्या किया गया था, इसको रामसर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो आपने यहाँ पे देखो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखो।
मैंने कहा कि प्रथम सहायक नदी ऋषिगंगा है। यमुना और ऋषिगंगा का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? जानकी चट्टी में। यमुना द्वितीय हनुमान गंगा मिलती है, बंदरपुर से निकलती है, ये भी कहाँ पे मिलता है? हनुमान चट्टी में। कमल घाट जिसे सिराई घाटी की जीवन रेखा कहते हैं, वो तो यमुना और कमल घाट का मिलन कहाँ होता है? नौगांव में होता है। इसी कमल घाटी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। देखो शॉर्ट में याद रखो, यमुना और हिरण्यबाहु का जो मिलन होता है खरसाली के समीप होता है। ठीक है, खरसाली वही जगह है जिसे यमुना का मायका कहा जाता है। यमुना और रिखवाड़ नदी का जो मिलन होता है लाखा मंडल में होता है, राजकुमारी ईश्वा का लेख जहाँ से प्राप्त हुआ था। यमुना और टोंस नदी का मिलन कहाँ पे होता है? कालसी में होता है, जहाँ से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ था। रूपीन और शूपिन जो क्या है? यमुना की टोंस की दो शाखाओं में जो निकलती है, रूपीन और शूपिन। रूपीन जो हिमाचल का डोडा क्वार से, शूपिन कहाँ से निकलती थी? बंदरपुर से। इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? नेटवान क्षेत्र में। और नेटवान जल विद्युत परियोजना क्या है? इसी पर स्थित है। टोंस और पावर का मिलन कहाँ पे होता है? त्यूनी में होता है। पावर किसकी है? टोंस की सहायक नदी है। और यमुना की जो अंतिम सहायक नदी है वो कौन है? आसन नदी है। और यमुना और आसर और देहरा मार्ग से निकलती है। और यमुना और आसन नदी का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? रामपुर मंडी में होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो इस चार्ट को 2-3 बार रिविजन करोगे तो हमेशा के लिए यमुना नदी तंत्र याद रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।